सोचिए, जरा एक पल के लिए अपनी आज की दुनिया से बाहर निकलकर सोचिए। आज से लगभग 200 साल पहले का वो भारत, एक ऐसा भारत जहां सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं, बल्कि चिड़ियों के चहचहाने और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज से होती थी। जहां सड़कों पर गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि बैलगाड़ियों के पहियों की धीमी चरमराहट और घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती थी। जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना ही आज की तरह हर गांव शहर को जोड़ती हुई पक्की सड़कें थीं। वो भारत कैसा दिखता था? कैसा महसूस होता होगा उस दौर में जीना? क्या वो सच में वैसा ही था जैसा हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं? एक सोने की चिड़िया जहां दूध दही की नदियां बहती थीं और हर तरफ खुशहाली थी? या फिर वो एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश राज के शिकंजे में धीरे धीरे अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान और अपने संसाधन खो रहा था? इन दोनों तस्वीरों में से सच कौन सा है? या शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है? इतिहास की किताबें हमें तारीखें और घटनाएं तो बता देती हैं, लेकिन उस दौर की आत्मा से हमारा परिचय नहीं करा पाती। आज की इस कहानी में, इस वीडियो में हम वक्त में पीछे लौटेंगे। हम देखेंगे 1800 के उस असली भारत की कुछ दुर्लभ, कुछ भूली बिसरी तस्वीरें। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के आईने हैं जिनमें हम उस समय के लोगों के चेहरे, उनकी जिंदगी की जद्दोजहद और उनके सपनों की परछाई देखने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे वो सच जो अक्सर किताबों के पन्नों में पूरा नहीं मिलता। चलिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए, उस भारत को महसूस करने जो अब सिर्फ यादों और तस्वीरों में जिंदा है। जब हम 1800 के भारत की बात करते हैं तो आंखों के सामने सबसे पहले क्या आता है? शायद ऊंचे ऊंचे किले, भव्य महल और प्राचीन मंदिरों के अक्स। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गाड़े की दीवारें नहीं हैं, ये उस गुजरे हुए जमाने के मूक गवाह हैं। सोचिए दिल्ली के लाल किले के बारे में, जो तब तक मुगल सल्तनत के ढलते सूरज की आखिरी रोशनी देख रहा था। उसकी दीवारों ने बादशाहों की शान भी देखी थी और अंग्रेजों के बढ़ते कदमों की आहट भी सुनी थी। किले के बाहर चांदनी चौक की गलियां तब भी थीं, लेकिन आज जैसी नहीं। वो कच्ची थीं, धूल भरी थीं, जहां इत्र और मसालों की महक के साथ साथ गरीबी की एक अनकही गंध भी घुली रहती थी। लखनऊ चलिए, नवाबों का शहर। गोमती के किनारे खड़े महल और इमामबाड़े अपनी नफासत और शान की कहानी कहते थे। तस्वीरों में आपको तांगे और बग्घियां दिखेंगी, शान से चलते हुए अमीरजादे दिखेंगे। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के हाशिए पर जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखेंगे मिट्टी और फूस के बने छोटे छोटे घर, जहां आम आदमी रहता था। एक ही शहर में दो दुनियाएं बसती थीं। एक दुनिया शायरी, मुशायरों और संगीत की थी, तो दूसरी दुनिया 2 जून की रोटी के संघर्ष की। आज का लखनऊ इन दोनों दुनियाओं की विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन उस द्वार का यह विभाजन बहुत गहरा था, बहुत साफ था। और फिर बनारस, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। 1800 के दशक में भी उसके घाट वैसे ही थे, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ देखने को मिलते थे। सुबह की पहली किरण के साथ मंत्रोच्चार, गंगा में डुबकी लगाते लोग और दूसरी तरफ मणिकर्णिका पर जलती चिताएं। बैलगाड़ियां और संकरी गलियों से गुजरती थीं। साधु और तीर्थयात्री घाटों पर डेरा डाले रहते थे। यहां भव्य मंदिर भी थे, जहां राजा महाराजा सोने चांदी का दान करते थे, और उन्हीं मंदिरों के बाहर बैठे भिखारी भी थे, जो एक मुट्ठी अनाज के लिए तरसते थे। ये विरोधाभास ही उस दौर का सबसे बड़ा सच था। इन तस्वीरों में हमें भव्यता के पीछे छिपी एक सच्चाई दिखती है। ये शहर, ये किले, ये महल एक तरफ भारत की कला, संस्कृति और समृद्धि के प्रतीक थे, तो दूसरी तरफ ये एक गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई का भी सबूत थे, जहां शासक वर्ग और अमीर तबका ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वहीं एक बहुत बड़ी आबादी थी जो बस गुजारा कर रही थी। सड़कों पर बैलगाड़ियों का दिखना
उस वक्त की धीमी रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन ये इस बात का भी प्रतीक है कि विकास और सुविधाएं कुछ ही लोगों तक सीमित थीं। आज जब हम इन शहरों में घूमते हैं तो हमें ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें दिखती हैं। पुरानी हवेलियां अब होटलों में बदल गई हैं और किलों में टूरिस्ट की भीड़ है। लेकिन अगर आप उन पुरानी दीवारों को छूकर महसूस करें, उन संकरी गलियों में कुछ देर ठहर जाए, तो शायद आपको 1800 के दशक की वो आवाजें सुनाई देंगी। वो एक साथ जश्न मनाती और सिसकियां भरती हुई दो अलग अलग दुनियाओं की आवाजें। ये शहर आज बहुत बदल गए हैं, लेकिन इनका अतीत आज भी इनकी आत्मा में कहीं जिंदा है। छुपा हुआ सच यह था कि ये भव्यता एक पतली परत थी। इसके नीचे एक ऐसा समाज था जो धीरे धीरे बदल रहा था, या यूं कहें कि उसे बदला जा रहा था। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था और इन शहरों की पुरानी शान अब बस एक दिखावा रह गई थी। असली ताकत कहीं और जा रही थी। आज जब हम इन तस्वीरों की तुलना आज के भारत से करते हैं तो विकास का फर्क तो साफ दिखता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या वो सामाजिक खाई आज पूरी तरह पट गई है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है। भारत की कहानी रियासतों के जिक्र के बिना अधूरी है। 1800 के दशक में भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों का एक समूह था। हैदराबाद के निजाम, मैसूर के वाडियार, जयपुर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, हर रियासत की अपनी एक अलग दुनिया थी, अपनी एक अलग शान थी। तस्वीरों में हमें उनके भव्य महल, हीरे जवाहरात से लदे राजा महाराजा और उनकी शानदार पोशाकें दिखती हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया के लोग थे, जहां दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। ये राजा महाराजा अपनी प्रजा के लिए अन्नदाता थे, उनके लिए भगवान का रूप थे। उनकी शान में बड़े बड़े जलसे होते थे, जहां संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं। शिकार पर जाना, पोलो खेलना और यूरोप की महंगी चीजों का शौक रखना उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। कुछ रियासतें जैसे मैसूर या बड़ौदा सच में समृद्ध थीं। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, कला और उद्योग को बढ़ावा दिया। उनकी प्रजा तुलनात्मक रूप से ज्यादा खुशहाल थी। ये तस्वीरें हमें उस सोने की चिड़िया वाले भारत की एक झलक दिखाती है, जहां वैभव अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। इन जगमगाती तस्वीरों के पीछे एक स्याह सच छिपा था। ज्यादातर रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के साथ संधियों में बंधी हुई थीं। इन संधियों को सहायक संधि कहा जाता था। कागज पर तो ये समझौते सुरक्षा और दोस्ती के लिए थे, लेकिन असल में ये गुलामी के दस्तावेज थे। इन संधियों के तहत राजाओं को अपनी रियासत में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्च भी उठाना पड़ता था। बदले में अंग्रेज उन्हें बाहरी आक्रमण से बचाने का वादा करते थे। ये एक सोने का पिंजरा था। राजा अपनी रियासत के मालिक तो थे, लेकिन उनकी असली ताकत छिन चुकी थी। उन्हें हर बड़े फैसले के लिए रियासत में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट से पूछना पड़ता था। सेना का भारी खर्च उठाने के चक्कर में कई रियासतें भारी कर्ज में डूब गईं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी इस दबाव से अछूती नहीं थीं। राजाओं को अपनी शान बनाए रखने के लिए और अंग्रेजों का खर्च उठाने के लिए अपनी ही प्रजा पर टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ता था। तो जो तस्वीरें हमें शान और शौकत की कहानी सुनाती हैं, वो असल में एक गहरे दबाव और मजबूरी की दास्तां भी हैं। राजाओं के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उनकी आंखों में झांकें तो शायद एक बेबसी भी नजर आए। वो अंग्रेज अधिकारियों के साथ हाथ मिलाते दिखते हैं, शिकार पर जाते दिखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बराबरी की नहीं हैं। ये एक मालिक और उसके अधीन शासक के रिश्ते की तस्वीरें हैं। कुछ राजाओं ने इस व्यवस्था में भी अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर अपनी गद्दी और अपनी शान बचाने की जद्दोजहद में ही लगे रहे। इस तरह
1800 के दशक की रियासतें एक अजीब सी पहेली थीं। बाहर से देखने पर वो आजाद और खुशहाल लगती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ब्रिटिश साम्राज्य के मकड़जाल में फंसती जा रही थीं। उनकी शान, उनके महल, उनके जवाहरात, सब कुछ एक दिखावा बनता जा रहा था, जिसकी असली कीमत उनकी प्रजा चुका रही थी। ये वो दौर था जब भारत के शासक धीरे धीरे अपनी संप्रभुता खो रहे थे और एक ऐसी शक्ति के अधीन हो रहे थे जो हजारों मील दूर से उन पर हुकूमत कर रही थी। साल था 1853। बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के लिए एक ट्रेन ने सीटी बजाई और धीमी गति से आगे बढ़ी। 14 डिब्बों वाली इस ट्रेन को 3 इंजनों ने खींचा था, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था, एक ऐसा पल जिसने आने वाले समय में देश का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। लोहे की पटरियों पर दौड़ता ये धुआं उगलता इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये एक नए युग का प्रतीक था, बदलाव का एक शक्तिशाली संकेत था। अंग्रेजों ने इसे भारत के लिए एक तोहफे की तरह पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे भारत को आधुनिक बनाएगा, लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा, व्यापार को बढ़ाएगा और अकाल के समय अनाज को तेजी से जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करेगा। सुनने में यह सब कितना अच्छा लगता है ना? तस्वीरों में हम देखते हैं कि भारतीय बड़ी हैरानी और कौतूहल से ट्रेन को देख रहे हैं। उनके लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। एक ऐसी गाड़ी जो बिना घोड़े या बैल के आग और पानी की ताकत से चलती थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा, गहरा और ज्यादा जरूरी पहलू था। हमें यह सवाल पूछना होगा कि यह विकास, ये आधुनिकता आखिर किसके लिए थी? क्या ये सच में आम भारतीयों की भलाई के लिए थी या इसके पीछे अंग्रेजों के अपने स्वार्थ छिपे थे? जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो तस्वीर साफ होने लगती है। रेलवे का जाल बिछाने का सबसे बड़ा और पहला मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को भारत में और मजबूत करना। सोचिए, रेलवे ने अंग्रेजों को क्या फायदे दिए? पहला, सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सुविधा। अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई विद्रोह या अशांति होती तो अब सैनिक कुछ ही घंटों या दिनों में वहां पहुंच सकते थे। 1857 के विद्रोह को कुचलने में रेलवे ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। दूसरा और शायद सबसे बड़ा मकसद था भारत का आर्थिक शोषण। रेलवे के जरिए अंग्रेज भारत के दूर दराज के गांवों और कस्बों से कच्चा माल जैसे कपास, नील और अनाज आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचा सकते थे। वहां से ये कच्चा माल जहाजों में लादकर इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजा जाता था। फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बना तैयार माल जैसे कपड़ा वापस भारत लाया जाता था और रेलवे के ही जरिए देश के कोने कोने में बसे बाजारों में बेचा जाता था। इससे दोहरा फायदा था। भारत का कच्चा माल सस्ते में मिला और इंग्लैंड का बना महंगा माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी मिल गया। इस पूरी प्रक्रिया ने भारत के अपने छोटे छोटे उद्योगों जैसे हथकरघा उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो भारत कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़ा बेचता था, अब वो मैनचेस्टर की मिलों का बना कपड़ा खरीदने पर मजबूर हो गया। तो जो ट्रेन आम भारतीय को एक कौतूहल और चमत्कार की तरह दिख रही थी, वो असल में उनके ही शोषण का एक नया और ज्यादा कारगर हथियार थी। हां, ये सच है कि आगे चलकर रेलवे ने भारत को एक करने में मदद की। लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं को देश भर में घूमने में भी मदद की। लेकिन इसकी शुरुआत का मकसद भारत का विकास नहीं, बल्कि भारत का शोषण था। वो लोहे की पटरियां सिर्फ जमीन पर नहीं बिछी थीं, वो भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी आत्मनिर्भरता के सीने पर बिछाई गई थीं। जब हम राजाओं के महलों और अंग्रेजों की बनाई रेल की कहानियों से बाहर निकलते हैं
तो हमें 1800 के भारत की सबसे बड़ी और सबसे असली तस्वीर दिखती है। आम जनता की जिंदगी। भारत की आत्मा तब भी गांवों में बसती थी और आज भी बसती है। उस दौर की तस्वीरें और दस्तावेज हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां जिंदगी का मतलब था रोज का संघर्ष, सिर्फ जिंदा रहने का संघर्ष। भारत की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी और खेती ही उनका जीवन थी। अब जरा उस दौर के किसान की जिंदगी की कल्पना कीजिए। वो सूरज उगने से पहले अपने बैलों को लेकर खेत में निकल जाता और सूरज ढलने के बाद थका हारा घर लौटता। उसकी पूरी जिंदगी मौसम के रहमो करम पर टिकी थी। अच्छी बारिश हो गई तो फसल लहलहा उठती, और अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल मौसम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी लगान, यानी टैक्स की वो व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन से ज्यादा पैसा निचोड़ने के लिए कई तरह के बंदोबस्त किए, जैसे स्थायी बंदोबस्त। इन व्यवस्थाओं में लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं और उन्हें बहुत सख्ती से वसूला जाता था, चाहे फसल हो या ना हो। लगान चुकाने के लिए किसानों को अक्सर अपनी जमीन या घर-बार साहूकारों के पास गिरवी रखना पड़ता था। ये साहूकार बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते थे, और एक बार जो किसान इनके चंगुल में फंस गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता था। इन तस्वीरों में हमें दुबले पतले, कमजोर शरीर वाले किसान दिखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और निराशा है। ये वो लोग थे जो पूरे देश का पेट भरते थे, लेकिन अक्सर खुद भूखे सोते थे। भारी टैक्स और शोषण का नतीजा ये हुआ कि भारत में बार बार भयानक अकाल पड़ने लगे। 1800 से 1900 के बीच भारत ने कई बड़े अकाल देखे, जिनमें लाखों करोड़ों लोग भूख से मर गए। अंग्रेज सरकार के गोदामों में अनाज भरा रहता था, लेकिन उसे अकाल पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। कुछ तस्वीरें तो इतनी झकझोर देने वाली हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल है। हड्डियों के ढांचे में बदल चुके लोग, सड़कों पर पड़ी लाशें। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थीं। हैजा, प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियां महामारी का रूप लेकर आतीं और गांवों के गांव साफ कर देतीं। साफ सफाई की कमी, पीने के लिए साफ पानी का अभाव और कुपोषण ने लोगों की बीमारियों से लड़ने की ताकत को खत्म कर दिया था। संसाधनों की भारी कमी थी। शिक्षा और विकास की बातें तो बहुत दूर थीं। लोगों के लिए बस 2 वक्त की रोटी जुटाना और अगले दिन तक जिंदा रह जाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। ये तस्वीरें सोने की चिड़िया की उस छवि को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। ये हमें बताती हैं कि 1800 के भारत में आम आदमी के लिए जिंदगी कितनी कठिन और निर्मम थी। एक तरफ रियासतों में शानो शौकत के जलसे हो रहे थे, अंग्रेज अफसर पार्टियों में मसरूफ थे, और दूसरी तरफ भारत का किसान और मजदूर तिल तिल कर मर रहा था। ये वो सच्चाई है जिसे अक्सर इतिहास के सुनहरे पन्नों के नीचे दबा दिया जाता है। ये उन करोड़ों गुमनाम लोगों की कहानी है जिनके पसीने और आंसुओं पर उस दौर का इतिहास लिखा गया। साल 1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसे कोई भी सच में नहीं भूल सकता। ये वही साल था जब बरसों से सुलग रहा गुस्सा आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो गुस्सा जो किसानों के दिलों में पल रहा था, वो गुस्सा जो अपनी रियासतें खो चुके राजाओं और नवाबों के मन में था, और वो गुस्सा जो उन भारतीय सिपाहियों में था जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी तो करते थे, लेकिन रोज रोज भेदभाव और अपमान सहना उनकी किस्मत बन गया था। उस दौर की असली तस्वीरें खींचना आज की तरह इतना आसान नहीं था, खासकर युद्ध के मैदान की। इसलिए 1857 की असली तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। ज्यादातर हमें उस दौर के बनाए हुए स्केच और पेंटिंग्स ही मिलती हैं,
जो दोनों तरफ की कहानी बयान करती हैं। इस विद्रोह की शुरुआत की कहानी तो हम सब ने सुनी है, मंगल पांडे का बलिदान और मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह। चर्बी वाले कारतूसों की घटना तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो पहले से ही लगी हुई थी। ये आग थी अंग्रेजों की हड़प नीति, जिसके तहत उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये आग थी उस लगान व्यवस्था के खिलाफ जिसने किसानों को कंगाल कर दिया था, और ये आग थी उस भेदभाव के खिलाफ जो भारतीय सिपाहियों को रोज झेलना पड़ता था। जो तस्वीरें और स्केच हमारे पास हैं, वो उस दौर की भयावहता को सामने लाते हैं। एक तरफ हमें भारतीय सिपाही दिखते हैं, हाथों में पुरानी बंदूकें और तलवारें लिए, मारो फिरंगी को का नारा लगाते हुए। उनके चेहरों पर डर भी है और अपनी धरती को आजाद कराने का एक जबरदस्त जुनून भी। हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा जैसे नेताओं के चित्र देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें सिपाही, किसान, जमींदार, राजा सब शामिल थे। दूसरी तरफ हमें ब्रिटिश नजरिए से बनाई गई तस्वीरें और पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। इनमें भारतीय विद्रोहियों को अक्सर क्रूर और बर्बर दिखाया गया है। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, ताकि ये लगे कि ये बस कुछ भटके हुए सिपाहियों का गुस्सा था, आम जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार डरे हुए थे। कानपुर और लखनऊ जैसी जगहों पर हुए नरसंहार की कहानियां दोनों तरफ से सुनाई जाती हैं, जो उस दौर की नफरत और हिंसा को बयान करती हैं। दुर्लभ तस्वीरों में हमें दिल्ली की घेराबंदी, लखनऊ रेजिडेंसी पर हुए हमले और विद्रोह के बाद पकड़े गए भारतीय सिपाहियों के समूह भी दिखते हैं। एक बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर है, जिसमें विद्रोही सिपाहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीर अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन का प्रतीक बन गई। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों, लाखों लोगों को मार दिया गया, गांवों के गांव जला दिए गए और पूरे उत्तर भारत में एक डर का माहौल बना दिया। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का अंत कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में आजादी की वो चिंगारी जला दी थी जो अगले 90 सालों तक बुझी नहीं। ये तस्वीरें हमें उस साहस, उस बलिदान और उस दर्द की याद दिलाती हैं जो हमारी आजादी की नींव में शामिल है। किसी भी दौर को समझने के लिए सिर्फ उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था को देखना काफी नहीं होता। हमें उस समाज के भीतर झांकना पड़ता है, वहां के लोगों के रहन सहन, उनकी परंपराओं और सोच को समझना पड़ता है। 1800 के भारत का समाज भी कुछ ऐसा ही था, जहां एक तरफ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी तो दूसरी तरफ ऐसी कुरीतियां भी थीं जो समाज को अंदर से खोखला कर रही थीं। उस दौर की तस्वीरें हमें इस मिलीजुली सच्चाई से रूबरू कराती हैं। इन तस्वीरों में हमें उस दौर के पहनावे की झलक मिलती है। महिलाएं सुंदर साड़ियां पहने दिखती हैं। हर क्षेत्र की साड़ी बांधने की अपनी अलग शैली थी। पुरुष धोती कुर्ता या पायजामा पहनते थे और सिर पर पगड़ी बांधना सम्मान का प्रतीक माना जाता था। पगड़ी भी सैकड़ों तरह की होती थी, जिससे व्यक्ति की जाति, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। अमीर घरों की महिलाएं और पुरुष सोने चांदी और कीमती पत्थरों के भारी आभूषण पहनते थे, जो उनकी समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। ये तस्वीरें भारत की विविधता और उसकी कलात्मकता को दर्शाती है।
त्योहार और मेले उस दौर के समाज का एक अहम हिस्सा थे। होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहार लोग मिलजुल कर मनाते थे। गांवों में लगने वाले मेले सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं होते थे, बल्कि वो लोगों के मिलने जुलने, मनोरंजन करने और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का एक जरिया थे। इन तस्वीरों में हमें कठपुतली का नाच देखते बच्चे, भजन कीर्तन करती मंडलियां और अखाड़ों में कसरत करते पहलवान भी दिखते हैं। ये सब उस भारत की तस्वीरें हैं जो अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन उजली तस्वीरों के साथ साथ कुछ बहुत गहरी परछाइयां भी थीं। भारतीय समाज उस वक्त कई कठोर और अमानवीय कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। इनमें से सबसे भयानक थी सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद विधवा को उसकी चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि 1829 में राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से अंग्रेजों ने इस पर कानूनन रोक लगा दी, लेकिन समाज के कई हिस्सों में ये फिर भी चोरी छिपे चलती रही। उस दौर के कुछ स्केच और पेंटिंग्स इस प्रथा की भयावहता को दिखाते हैं। इसके अलावा बाल विवाह भी एक आम बात थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी उनसे कई साल बड़े आदमियों से कर दी जाती थी, जिससे उनका बचपन और उनका भविष्य दोनों छिन जाता था। जाति प्रथा समाज में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए थीं। अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें गांवों से बाहर रहने, सार्वजनिक कुओं से पानी न लेने और मंदिरों में प्रवेश न करने जैसी पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। ये वो कठोर सच्चाइयां थीं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो 1800 का समाज एक जटिल तस्वीर पेश करता है। एक तरफ कला, संगीत, साहित्य और गहरी आध्यात्मिक परंपराएं थीं, तो दूसरी तरफ सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी कुरीतियां भी थीं, जो मानवता पर एक धब्बे की तरह थीं। ये वो दौर था जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो एक नए, शिक्षित और बराबरी वाले समाज का सपना देख रहे थे। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन इसकी शुरुआत उसी दौर में हो चुकी थी। भारत की कहानी हमेशा से समुद्र से जुड़ी रही है। सदियों तक भारत के बंदरगाह दुनिया भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। लेकिन 1800 के दशक में इन बंदरगाहों की कहानी पूरी तरह बदल गई। अब ये भारत की समृद्धि के दरवाजे नहीं, बल्कि उसके शोषण के रास्ते बन गए थे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 शहर ब्रिटिश भारत की राजधानियां थीं और इनके बंदरगाह अंग्रेजों के व्यापारिक साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे। उस दौर की तस्वीरों और पेंटिंग्स में हमें इन बंदरगाहों की गहमा-गहमी साफ दिखती है। समुद्र के किनारे खड़े बड़े बड़े जहाज, जिन्हें ईस्ट इंडिया मैन कहा जाता था। इन जहाजों पर सामान लादते और उतारते हुए हजारों मजदूर। बंदरगाह के पास बने बड़े बड़े गोदाम और दफ्तर, जहां अंग्रेज अफसर और व्यापारी अपने काम में लगे रहते थे। कलकत्ता में हुगली नदी का किनारा, बॉम्बे का हार्बर, ये सब उस दौर की व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र थे। देखने में ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, एक विकसित होते भारत की तस्वीर की तरह। लेकिन ये विकास एकतरफा था। इन जहाजों पर लदकर भारत से क्या जा रहा था और वापस क्या आ रहा था, इसी में शोषण की पूरी कहानी छिपी है। जैसा कि हमने रेलवे वाले अध्याय में बात की थी, भारत के गांवों और खेतों से कच्चा माल जैसे कपास, नील, अफीम, चाय और मसाले ट्रेनों और बैलगाड़ियों के जरिए इन बंदरगाहों तक लाया जाता था। यहां से इसे बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। यह भारत के प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में इसी कच्चे माल से तैयार किया गया माल जैसे कपड़ा, मशीनें और दूसरी औद्योगिक वस्तुएं इन्हीं जहाजों पर लदकर वापस भारत आती थीं। लेकिन अब इसकी कीमत
कई गुना ज्यादा होती थी। इस तैयार माल को भारत के बाजारों में बेचा जाता था। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई कि इंग्लैंड से आने वाले माल पर बहुत कम या कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि भारत में बने माल पर भारी टैक्स लगाया जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय कारीगरों और दस्तकारों का माल महंगा हो गया और वो ब्रिटिश माल का मुकाबला नहीं कर पाए। इस पूरी प्रक्रिया ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो देश कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, वो अब खुद ब्रिटेन से कपड़ा आयात करने लगा। लाखों बुनकर, कारीगर और दस्तकार बेरोजगार हो गए और मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। जो बंदरगाह कभी पूरी दुनिया से सोना चांदी भारत लाते थे, अब वो भारत की दौलत को बाहर ले जाने का जरिया बन गए थे। इसे ही अर्थशास्त्री धन की निकासी कहते हैं। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के ये शानदार बंदरगाह और वहां खड़े जहाज असल में एक बहुत बड़ी और सुनियोजित लूट के प्रतीक थे। तस्वीरों में हमें जो मजदूर सामान ढोते हुए दिखते हैं, वो अनजाने में अपने ही देश को गरीब बनाने में मदद कर रहे थे। उन्हें तो बस अपनी 2 वक्त की रोटी कमानी थी। असली खिलाड़ी तो वो अंग्रेज व्यापारी और अफसर थे, जो लंदन में बैठे अपने मालिकों के लिए भारत की दौलत को जहाजों में भर भर कर भेज रहे थे। ये वही व्यापार था जिसने ब्रिटेन को अमीर बनाया और भारत को गरीब। तो ये था 1800 के दशक का भारत, तस्वीरों और कहानियों के आईने में। जैसा कि हमने देखा, 1800 का भारत ना पूरी तरह सोने की चिड़िया था, जैसा हम सोचना पसंद करते हैं, और ना ही पूरी तरह से टूटा हुआ या हारा हुआ देश था। वो एक ऐसा देश था जिसके एक हिस्से में बेपनाह दौलत और शानो शौकत थी, तो दूसरे हिस्से में उतनी ही गहरी गरीबी और लाचारी। वो एक ऐसा देश था जहां एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपराएं जिंदा थीं, तो दूसरी तरफ एक बाहरी ताकत की वजह से बहुत तेज और गहरे बदलाव भी आ रहे थे। वो एक ऐसा देश था जो बदल रहा था, और उसी बदलाव ने, उसी संघर्ष ने, उसी दर्द और उसी उम्मीद ने आज के भारत की नींव रखी। रेलवे की वो पटरियां, वो विद्रोह की चिंगारी, समाज सुधारकों की वो आवाज और करोड़ों आम लोगों का वो अनकहा संघर्ष, इन सब ने मिलकर उस भारत को बनाया जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। अपने अतीत को जानना सिर्फ पुरानी कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। हमारी आज की ताकत और हमारी आज की कमजोरियां, दोनों की जड़ें उसी अतीत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपने अतीत को सही और पूरे तरीके से समझ पाए हैं? क्या हम सिर्फ उन कहानियों को याद रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और उन सच्चाइयों को भुला देते हैं जो हमें असहज करती हैं? इतिहास कोई सफेद या काली कहानी नहीं होता, वो हमेशा स्लेटी होता है। उसे उसकी पूरी जटिलता में समझना ही सच्ची समझ है। वीडियो के अंत में मैं अपनी कंपेटिटर की स्क्रिप्ट दूंगा। उसे ध्यान से समझकर उसी के लेवल और स्टाइल में वीडियो बनानी है। यह लाइन आखिर में जरूर शामिल करनी है।